हेलो एवरीवन, मैं आपकी फ्रेंड आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सेमेस्टर 5 के ज्योग्राफी ऑनर्स के मेजर 10 के आर्थिक भूगोल के इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 का कृषि एवं खाद्य संसाधन का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम वॉन थ्योनेन का कृषि अवस्थित सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने डी वित्सले का विश्व कृषि प्रदेशीकरण पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है उसे, तो हमारे चैनल पर जाए और वीडियो को देखे, समझे, पढ़े। और यदि आप हमारे इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी नेक्स्ट जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी उनकी स्टडी में हेल्प हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृषि एवं खाद्य संसाधन का ये पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम वॉन थ्योनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत पढ़ेंगे। मतलब इन्होंने अपने कृषि संबंधित अपने क्या सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कहा जा रहा है वॉन थ्योनेन का कृषि अवस्थित सिद्धांत यानी कि एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी एक आर्थिक मॉडल है जिसे 1826 में जर्मन भूगोल अर्थशास्त्री जोहान हेनरिक वॉन थ्यूनेन ने अपनी पुस्तक द आइसोलेटेड स्टेट में प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत बाजार से दूरी और परिवहन लागत के आधार पर कृषि भूमि के उपयोग और फसल चयन को निर्धारित करता है। मतलब ये जो है ना, वॉन थ्यूनेन है जर्मन अर्थशास्त्री है जिन्होंने ये सिद्धांत को दिया था अपनी किस पुस्तक में, द आइसोलेटेड स्टेट की पुस्तक में दिया था 1826 में, जिसमें कृषि को जो है वो बाजार से दूरी और परिवहन लागत के आधार पर भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है और फसल चयन कैसे होता है, उस आधार पे उसे निर्धारित करते हुए कृषि अवस्थिति सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं इनके सिद्धांत के क्या है। लेकिन यहाँ पे उससे पहले कहा जा रहा है कि कृषि की मुख्य अवधारणाएं अवधारणाएं क्या है कृषि की। सॉरी, फ्लिप माय टंग। सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं क्या है ना। सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं की बात करिए, मैंने गलत पढ़ लिया था। जिसमें पहले कहा जा रहा है कि आर्थिक लागत, इकोनॉमिक रन। इस सिद्धांत का आधार आर्थिक लगान या शुद्ध लाभ का है। इसका सूत्र जो है कि बोला जा रहा है शुद्ध लाभ इज इक्वल टू, कहा जा रहा है शुद्ध लाभ बराबर क्या होगा, तो जो उत्पाद की बाजार कीमत होगी और उसमें हम घटा देंगे उत्पादन लागत और उसमें भी हम माइनस कर देंगे परिवहन लागत, तो जो हमारे पास बच करके आएगा वो होगा शुद्ध लाभ। अगला है परिवहन लागत। परिवहन लागत में कहा जा रहा है कि बाजार से दूरी बढ़ने के साथ परिवहन लागत बढ़ती है। जाहिर है, बाजार से जैसे दूरी बढ़ेगी तो उसकी जो परिवहन होगी यानी उत्पाद को बाजार तक लाना ले जाने में वो जो लागत होगी वो बढ़ेगी। इसमें बोला जा रहा है कि किसान वही फसल उगाना पसंद करते हैं जो उन्हें सर्वाधिक लाभ देगी। तो वही बोल रहा है कि किसान जो होंगे वैसे ही फसल उगाएंगे जिसमें उनको आर्थिक लाभ ज्यादा होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे केंद्रीय बाजार के चारों केंद्रीय वलय, और यही है वॉन थ्योरी का सिद्धांत जो भी क्या है वो, जो कि एक सर्कल के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है। ये रहा वो सर्कल, है ना, जिसके बारे में हम भी एक एक करके पढ़ेंगे। तो जिसमें प्रथम वलय यानी जो पहला सर्कल है, उस डायग्राम में जो हमने पहला सर्कल देखा वो किस चीज को बारे में कहा जा रहा है, सब्जी दूध उत्पादन यानी मार्केट गार्डनिंग एंड डायरी के बारे में। जो कहा जा रहा है कि मार्केट गार्डन एंड जो डायरी है, कहा जा रहा है कि यह शहर के सबसे निकट होता है। यहाँ की वस्तुएं जल्दी खराब होने वाली होती हैं और भारी होने के कारण परिवहन व्यय अधिक होती है। कहा जा रहा है कि जो ये मार्केट गार्डनिंग एंड डायरी जो है, यानी कि दूध से संबंधित जो भी चीज़ें मिलती हैं वो शहर के नज़दीक में स्थापित किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें होती है वो जल्दी खराब होने वाली है तो शहर के नज़दीक होने के इससे ये जो होगी अपना जो भी उत्पादन होगा वो तुरंत शहर के बाजारों में तक ले जा सकते हैं एंड उसका बेच सकते हैं, अपना निर्यात आयात जो भी होता है वो कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा वलय यानी द्वितीय वलय, जिसमें कहा जा रहा है कि ईंधन की लकड़ियां, फायरवुड के बारे में। इसमें कह रहा है कि लकड़ी भारी होती है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, इसलिए परिवहन खर्च बचाने के लिए
इसे शहर के करीब उगाया जाता है। तो बोला जा रहा है कि ये लकड़ी जो होती है वो भारी होता है और ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। और इसमें जो है कि परिवहन का खर्चा बचाने के लिए इससे क्या किया जाता है, शहर के नजदीक में इसे लगाया जाता है, उगाया जाता है। अब आते हैं तीसरा, तृतीय वलय में, जिसमें कहा जा रहा है अनाज की खेती होती है। तीसरे में क्या होती है, तीसरे में अनाज की खेती, जो कि शहर से दूर होते जा रहा है। जो फर्स्ट सर्कल था वो शहर है ना, उसके नजदीक में डेयरी वाला फॉर्म है, फिर उसके बाद फायरवुड है, एंड देन उसके बाद अनाज वाले की बात की जा रही है, जो कि शहरों से थोड़ा दूर होते जा रहा है। वो क्यों दूर होते जा रहा है, तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है एक एक करके, जिसमें कहा जा रहा है ये जो अनाज की खेती है तृतीय वलय में, कहा जा रहा है कि अनाज जल्दी खराब नहीं होता है और इसका भंडारण एवं परिवहन आसान होता है, इसलिए इसे अधिक दूरी पर उगाया जाता है। तो बोला जा रहा है कि अनाज बहुत ये क्या बोलते हैं, अनाज खराब नहीं होता है जल्दी, इसका भंडारण भी आसान होता है, उसे रखना मतलब आसान होता है, और इसका परिवहन भी आसान होता है। तो इसीलिए उसे क्या कहा किया जा रहा है कि उसे शहर से भी दूर उगाया जाता है, जो कि वो नुकसान नहीं करता, नुकसान किसानों को नहीं पहुंचाता, उन्हें लाभ देता ही है, दूध भी अगर वो उगा रहा है तो। चतुर्थ वलय में कहा जा रहा है मिश्रित कृषि, यानी क्रॉप रोटेशन एंड पॉस्चर्स, जिसमें कहा जा रहा है इसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसमें कहा जा रहा है चतुर्थ में, फोर्थ वलय में, यानी कि ये फोर्थ में कहा जा रहा है कि इसमें खेती तो की ही जाती है लाइफ स्टॉक के लिए, एंड रैंचिंग, मतलब जानवर भी पालते हैं इसमें, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। एंड पंचम वलय में कही जा रही है पशुपालन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, जिसमें कहा जा रहा है कि यह क्षेत्र मुख्य रूप से मांस ऊन उत्पादन के लिए होता है। इसमें कहा जा रहा है लाइफ स्टॉक फार्मिंग, जिसमें जानवर को पाला जाता है, पशुपालन या जानवर को पाला जाता है, और पालने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उससे मांस और ऊन का उत्पादन किया जा सके। यहाँ पे खेती और ये मिश्रित वाले की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे सिर्फ पशुपालन वाला बात किया जा रहा है, जिसमें उनका उद्देश्य सीधा होता है कि हम उन पशुओं से मांस और उनका उत्पादन करेंगे। एंड छठा है बंजर भूमि, जो कि बिना सर्कल के है, ये वाला हिस्सा है ना, ये जो है बिना सर्कल वाला, सर्कल के मतलब सारे सर्कल के जो बाहर है वो छठा वाला भाग। वाइल्ड वाइल्डनेस, जिसमें कहा जा रहा है कि यह सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जो पूरी तरह से बंजर या अनुपयोगी होता है, जो हर तरह से किसी भी तरह से कोई काम का नहीं होता है, बंजर होता है, खाली होता है, अनुपयोगी होता है, यूजलेस होता है। तो ये था, है ना, ये था वॉन थ्यूनेन का जो कृषि सिद्धांत जो भी थे, वो छठा, जो कि उन्होंने एक सर्कल के माध्यम से समझाया। बात है सिद्धांत की पूर्व मान्यताएं, तो पूर्व मान्यताएं क्या थी, जिसमें कहा जा रहा है फर्स्ट में क्या थी, तो क्षेत्र पूरी तरह से समतल पृथक है और चारों तरफ से समान है, शहर के केंद्र में केवल एक ही बड़ा बाजार होता है, फिर कहा जा रहा है परिवहन का केवल एक ही साधन घोड़ा गाड़ी उपलब्ध है, परिवहन लागत दूरी के सीधे समानुपातिक होता है। ये पूर्व मान्यताएं हैं इस सिद्धांत के, जो कि अब भी हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है वर्तमान प्रासंगिकता और आलोचना, इस सिद्धांत के क्या है, वर्तमान प्रासंगिकता और आलोचना। कहा जा रहा है यद्यपि ये सिद्धांत आधुनिक युग जहाँ परिवहन के कई तीव्र साधन और प्रतिष्ठित वाहन मौजूद है में थोड़ा पुराना प्रतीत होता है, फिर भी इसकी मूल अवधारणा यानी कि दूरी और परिवहन लागत का प्रयोग आज भी विकी पुस्तक है। में कहा जा रहा है आगे, इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि वास्तविक दूरी में समतल भूमि या एक ही बाजार मिलना असंभव है तथा परिवहन प्रौद्योगिकी में अत्यधिक विकास हो चुका है। तो इसकी आलोचना मेन चीज पे किस पे की जा रही है कि आज भी मतलब बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट एंड अदर चीजें, टेक्नोलॉजी, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो हर जगह नहीं है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है ना, दुनिया में समतल भूमि और एक ही बाजार मिलना असंभव है, मतलब हर जगह पे तुम ट्रांसपोर्टेशन सही मिलना, मार्केटिंग सही मिलना, वो हर जगह पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ये इस सिद्धांत की आलोचना है। तो वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत में इतनी ही बातों को जिक्र किया गया है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया हो, एंड आई नो दिस इज हेल्पफुल एग्जाम, हमारे आर्थिक भूगोल में
काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम में। हमारे सिलेबस में वॉन थ्योनेन के थ्योरीज के बारे में पढ़ना था, जो कि मैंने यहाँ पे अभी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो भी वीडियो आने वाली है वो चैप्टर 5 पे आने वाली है, क्योंकि चैप्टर 4 यहाँ पे वॉन थ्योनेन का थ्योरी के साथ में चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर 5 होगी जो कि मैं लेके आने वाली हूँ। चैप्टर 5 में हम खनिज ऊर्जा और औद्योगिक भूगोल के बारे में पढ़ने वाले। वो चैप्टर भी 3 या 4 पार्ट में होने वाली है, क्योंकि वो भी चैप्टर लंबी है। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसकी जितनी भी पार्ट्स वीडियोस जो भी होंगी आर्थिक भूगोल की सीरीज की जितनी भी होंगी वो आपको नोटिफिकेशन मिले एंड एग्जाम में आपके लिए काफ़ी वो हेल्पफुल हो। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें पसंद आया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड लक फॉर योर स्टडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।